हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लाइफ प्रोसेस क्या होता है इसको हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके जो एनसीईआरटी नोट्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसका लिंक, तो आप उधर से पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लाइफ प्रोसेस के बारे में। जो लाइफ प्रोसेस है वो होता क्या है? तो लाइफ प्रोसेस, द प्रोसेस which maintain body functions and necessary for survival are called life process। एक ऐसा प्रोसेस जो बॉडी फंक्शन को मेंटेन करता है और सरवाइव करने के लिए नेसेसरी होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस को अगर अदर वर्ड में हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं ऑल द प्रोसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव फ्रॉम परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ऐसे सारे प्रोसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव, जिंदा रखने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं और बॉडी मेंटेन करती है, उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, यानी जीवन जीने के लिए जितने भी प्रोसेस किए जाते हैं उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। ठीक है, न्यूट्रिशन यानी पोषण, रेस्पिरेशन यानी श्वसन और ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्ट करना, और इसी तरह से होता है एक्सक्रिएशन यानी किसी भी चीज़ को बाहर निकालना, एक्सक्रिएशन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चार प्रोसेस किए जाते हैं लाइफ के लिए। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशंस के बारे में, है ना। ये चारों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशंस के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। अब यहाँ एक वर्ड आया है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब होता है? न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया जो भी खाने में हमें जीवन के लिए आवश्यक होती हैं चीज़ें, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर को खाने के लिए भोजन में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन है, वाटर है, विटामिन, मिनरल एक्सेट्रा, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं जो फूड में होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो न्यूट्रिशंस है कैसे लेते हैं उन्हें हम? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले इसमें दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है इसे देखते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इट इज़ ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं अपने फूड को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। जो इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब वाटर या और CO2 से, वाटर और CO2 से अपना फूड बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर एंड CO2 से अपना फूड बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे एग्जांपल फॉर प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और CO2 लेकर अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या? इन दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हो गए, अमीबा हो गया, है ना, लॉइन हो गया, डंकी हो गया, ETC। ये सब क्या है? अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, इसलिए इन्हें हम कह रहे हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। क्लियर है? तो हमने देखा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में हमने प्लांट्स के बारे में देखा और हेट्रोट्रॉपिक में हमने ह्यूमन बीइंग और अमीबा, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशंस हमारे लिए और प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी होती है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन कर लेते हैं, है ना, न्यूट्रिशंस कैसे बनता है प्लांट से। तो न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स में हम न्यूट्रिशन देखेंगे। तो ये होता है फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें होता क्या है? द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। एक
फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी H2 और CO2 को इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में। ठीक है, ये होता है C6H12O6 जो कि होता है ग्लूकोज, और किसकी प्रेजेंस में होता है? ये क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में H2 और CO2 लेकर प्लांट्स क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बना लेते हैं C6H12। तो फोटोसिंथेसिस को हम केमिकली फॉर्मूले से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे CO2 प्लस H2O, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो क्या बनाते हैं ये CO2 H2O मिलके C6H12O6, इसे हम कहते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनाते हैं और साथ साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ये चीज़ें हमारे लिए, दोनों चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, CO2 और H2O से क्या मिल गया? हमें ग्लूकोज मिल गया और ऑक्सीजन भी मिल गई। क्लियर है? अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? ठीक है, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? तो ये है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, है ना, यानी ये जो क्लोरोफिल होता है ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है सबसे पहले, तो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को। फिर कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू H और O। जो ये केमिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है और जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं, किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का मतलब H2 हो गया, तो ये जो H2O ब्रेक हो गया H और O में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। H2O ब्रेक हो रहा है H2 प्लस O2 में। ठीक है, इस तरह से H2O से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होकर मिल जाती हैं। ठीक है, तीसरा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है और हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना। तो यहाँ CO2 के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो ये क्या बन गया हमारे पास? ग्लूकोज, जो कि क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो यहाँ रिडक्शन से हमें, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। हमने देखा था कि किसी भी हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है? रिडक्शन कहलाता है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो रहे हैं इसमें, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? रिडक्शन हो रहा है। यहाँ CO2 का रिडक्शन हो रहा है और हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 इवेंट्स हमने देखे जो 1 बाय 1 इस तरह से फोटोसिंथेसिस के दौरान होते हैं, है ना। अब नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अभी हमने देखा था क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा ये प्लांट है, ये प्लांट की एक लीफ है। ठीक है, ये लीफ को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये एक लेयर है। ठीक है, इस जो क्यूटाइल होती है ये एक लेयर होती है लीफ के ऊपर, मोटी लेयर होती है। इसके अंदर बने होते हैं, इसके अंदर होते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, इसमें ऐसे होल से बने होते हैं, उससे कहते हैं एपिडर्मिस। इन एपिडर्मिस के अंदर क्या होते हैं? प्लांट सेल्स होते हैं। ठीक है, ये प्लांट सेल्स होते हैं। इन प्लांट सेल्स के अंदर, ऑर्गेनेल्स के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। एक ग्रीन ये पाया जाता है। इस ग्रीन को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल हैं यही सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर है? तो क्लोरोप्लास्ट, दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द प्लांट सेल, इट कंटेन क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, एक स्मॉल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उस प्लांट सेल के अंदर, जिनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये समझ में आया आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में। और जो लीफ का रंग ग्रीन होता है वो इस क्लोरोफिल के कारण ही होता है। ठीक है, ये आपके MCQ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीव्स ग्रीन क्यों हैं। चलिए अब हम देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के बारे में। जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसकी डेफिनेशन हम प्रीवियस पेज पे पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हम इसके टाइप्स देख रहे हैं। ये 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला इसके अंदर है सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन। दूसरा है पैरासाइट न्यूट्रिशन और होलोजिक न्यूट्रिशंस।
ये 3 तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं हेट्रोट्रॉपिक में। तो पहले को पढ़ते हैं हम। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये एक ऐसा जिसमें न्यूट्रिशन का मोड क्या है, और ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड फाइंड कर रहा है या तो डेड मरे हुए या डिकेइंग यानी सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर से जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिशंस। इसका एग्जांपल बैक्टीरिया और फंगी। दूसरा पैरासाइट्स न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपने फूड को दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है उसको बिना मारे। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो एंड टैप वॉर्म। ठीक है, तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है उसे बिना मारे, उसको कहते हैं हम पैरासाइट न्यूट्रिशन। जैसे मॉस्किटो का आपने देखा होगा, वो अपना फूड हमारी बॉडी से लेता है और हमें मारता भी नहीं है। तो ये एक तरह का क्या है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस कहलाता है। ठीक है, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में हमारे एक तो मॉस्किटोज हो गए, एक टैप वॉर्म हो गए। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के हो गए। क्लियर है? तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ। अब हम इसका तीसरा टाइप देखते हैं, ये है होलोजोइक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशंस ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल। एक ऐसा होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनमें इन्वॉल्व होगा इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होगा, उसको हम बोलते हैं, इस तरह के न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशंस बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स जो हैं वो हैं एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, जो अपना फूड ले रहे हैं उसमें इंजेक्शन भी हो रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एसिमिलेशंस, ये सारे प्रोसेस होते हैं, उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशंस कहते हैं। क्लियर है? ये एनिमल्स एंड ह्यूमंस इसके एग्जाम्पल्स हो गए। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखते हैं हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में न्यूट्रिशंस कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें होता है माउथ। ठीक है, तो ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें सबसे पहले माउथ। तो माउथ में हम फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। तो हमने फूड को माउथ से इनटेक किया। फूड को जैसे इंटेक किया उसके बाद सेकंड काम होता है हमारे टीथ का। टीथ क्या करते हैं, ब्रेक द फूड, इस फूड को ब्रेक कर देते हैं, है ना। ब्रेक करने के बाद थर्ड वर्क होता है हमारी टंग का। तो जो हमारी टंग होती है वो टेस्टिंग करती है एंड रोलिंग करती है फूड को टेस्ट करती है और रोल करती है। ठीक है, जब इसके बाद तीनों काम होने के बाद वर्क आता है रोलिंग द फूड के बाद सलेवरी ग्लैंड्स का। सलेवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा को। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सलाइवा क्या है, सलाइवा कंटेन एंजाइम्स सलेवरी एमाइलेज दैट ब्रोक डाउन स्टार्च टू सिंपल शुगर। जो सलाइवा होती है ये एंजाइम्स, इससे एंजाइम्स प्रोड्यूस होता है जो क्या करता है, ये एंजाइम होता है सलेवरी एमाइलेज। ये हमारे स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में। ठीक है, स्टार्च यानी फूड है ना, फूड का बायोलॉजिकल नेम है स्टार्च। तो ये हमारे स्टार्च को ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है ना। कौन करता है, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, इसे हम इक्वेशन के रूप में भी समझ सकते हैं। स्टार्च और इसमें जब मिल गया सलाइवरी एमाइलेज तो ये क्या बन गया, शुगर बन गया। ठीक है, तो ये अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, ठीक है, शुगर को हम ग्लूकोज कहते हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ये सब किस में हो रहा था, माउथ में हो रहा था। ठीक है, अभी तक का जितना भी प्रोसेस था ये पूरा ये माउथ में ही हो रहा था। माउथ से हमने फूड को इनटेक किया, टीथ ने ब्रेक किया फूड को, टंग ने टेस्ट रोलिंग किया और सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा निकला जिससे सलेवरी एमाइलेज निकला जिसने ब्रेक डाउन किया स्टार्च को सिंपल शुगर में। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं ईसोफेगस। तो ईसोफेगस क्या होता है, माउथ से स्टोमक के बीच के जो पाइप है इसको कहते हैं ईसोफेगस।
तो ईसोफेगस क्या करता है देखते हैं, है ना। ये माउथ से ये जो पाइप है आपको दिख रहा है, इसे फूड पाइप या ईसोफेगस कहा जाता है। जो स्टमक और माउथ के बीच का जो पाइप है इसको हम ईसोफेगस या फूड पाइप के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब ये करता क्या देखते हैं। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो खाने को क्या करता है, माउथ से स्टमक तक ले जाता है। किस तरह से? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, देखिए जैसे ये हमारा फूड है, ये हमारे ईसोफेगस में है। अब इस ईसोफेगस के अंदर ये जो पाइप होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फूड नीचे सरकेगा, नीचे सरकते ही ये रिलीज़ भी हो जाता है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट या रिलीज़ होने वाला, इसी को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इसी मूवमेंट के कारण फूड कहाँ चला जाता है, स्टोमक में चला जाता है। क्लियर है। तो इस तरह से ईसोफेगस से फूड स्टोमक में आ जाता है। इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। समझ में आया। ईसोफेगस, और ये माउथ में ही नहीं कई जगह पर होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टोमक के बारे में देखते हैं हम। स्टोमक क्या है। स्टोमक इज लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इन इट। स्टोमक जो होता है लार्ज ऑर्गन होता है जो फूड के एंटर होते ही एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, ये रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता क्या है वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस होता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें होती हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस होता है। अब इनके क्या रोल हैं ये भी समझ लेते हैं हम साथ साथ। तो HCl का वर्क होता है मैक्स मीडियम एसिडिक। ये क्या करता है, मीडियम को, स्टोमक जो है मीडियम को एसिडिक बना देता है। ठीक है। और किल द हार्मफुल बैक्टीरिया फूड के ओसोफेगस से जो फूड आया अगर उसमें कोई बैक्टीरिया है तो उनको भी, हार्मफुल बैक्टीरिया को भी किल कर देता है HCl। HCl एक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है अमीनो एसिड में। ठीक है। जो हमने खाना खाया उसमें से प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है पेप्सिन। क्लियर। HCl समझ में आया आपको, एसिडिक बना देता है। जब ये एसिडिक बन जाता है उसके बाद पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। इसके बाद है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर लिनिंग ऑफ स्टोमक। जो म्यूकस होता है वो स्टोमक की अंदर की जो वॉल होती है, इनर वॉल जो होती है, उसको एसिड से बचाता है ना। जो ये HCl है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे हमारे स्टोमक की वॉल्स जल सकती थी अगर इसमें म्यूकस नहीं भरा होता। ये म्यूकस के कारण ही हमारा स्टोमक सेफ रहता है। क्लियर है। तो ये जो भी प्रोसेस अभी हमने देखा ये सारा प्रोसेस स्टोमक में हो रहा था। अब हम देखते हैं स्टोमक के बाद फूड चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये फूड चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ये होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। हमारा जितने भी खाना है फूड वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड पूरा डाइजेस्ट होता है। ये अप्रोक्स 6.5 मीटर लंबी होती है। इसके ऊपर इसके साथ ही लीवर, इट प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। इसी जब खाना अंदर जाता है तो लीवर से बाइल जूस और बाइल साल्ट भी जाता है। बाइल जूस क्या करता है, इट मेक्स द फूड एल्कलाइन। ये खाने को एल्कलाइन बना देता है बाइल जूस। ठीक है। बाइल जूस खाने को एल्कलाइन बना देता है। और बाइल साल्ट क्या करता है, ब्रेक द लार्ज फूड ग्लोब्यूल्स। ये क्या करते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक कर देते हैं। बाइल साल्ट क्या करते हैं, ग्लोब्यूल्स को, जैसे ये बड़ा सा होता है फैट ग्लोब्यूल्स, इसको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर देता है ना। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्यूलिफिकेशन, है ना, इम्यूल्सिफिकेशन कहते हैं। फिर गाल ब्लैडर, इट स्टोर बाइल जूस एंड साल्ट। ये जो बाइल जूस और बाइल साल्ट हैं ये कहाँ स्टोर होते हैं, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है। तो ये बाइल जूस
और साल्ट इसमें स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा बाइल जूस था ये एल्कलाइन करता है फूड को। जब ये एल्कलाइन हो जाता है उसके बाद ही बाइल साल्ट इसको क्या करता है, ब्रेक करता है ना। क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है पैनक्रियास। ये पैनक्रियास लीफ जैसा होता है और इससे भी इससे ट्रिप्सिन और लाइपेज निकलते हैं, है ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन पेप्सिन जैसा ही होता है, ये भी ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को एमिनो एसिड की तरह, है ना। ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, अमीनो एसिड में। लाइपेज इट ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट, ये इमल्सिफाइड फैट है इसको और ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो इस फैट को और ब्रेक कर देता है तो फैट जो होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। बाइल जूस ने एल्कलाइन किया, ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया अमीनो एसिड में, लाइपेज ने फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल दिया। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब हम देखते हैं, एक बार समझ लेते हैं, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, और फैट जो था हमारा, फैट किस में कन्वर्ट हो गया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ये फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में लाइपेज के कारण, और प्रोटीन कन्वर्ट किस में हो गए, ट्रिप्सिन के कारण एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गए, है ना। ये आपके एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, विली पाई जाती है। ठीक है, अब हमारा जो फूड था, फूड ब्रेक हो गया है सिंपल में। अब फूड ब्रेक सिंपल में होने के बाद ये पूरी बॉडी में कैसे पहुंचता है, तो इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में विली पाई जाती है। विली क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन, these increase the surface area of absorption. Villi are supplied the food to blood vessels, then the blood vessels takes the food to each and every cell of the body. तो इसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इस तरह से, है ना। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये प्रोजेक्शन क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब सरफेस एरिया, एब्जॉर्बशन का सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। इंक्रीज़ करने से के बाद ये जो ब्लड था ये ब्लड वेसल्स में चला जाता है, ये, है ना, और ब्लड वेसल्स पूरे फूड जो है हर एक सेल तक पहुंच जाता है, बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाता है। इस तरह से फूड हमारा बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाता है। क्लियर है। अब हमने जो भी खाना खाया वो सब का सब ब्लड में कन्वर्ट नहीं होता, उसमें से कुछ ना कुछ वेस्टेज भी रहता है, तो ये वेस्टेज जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, द अनएब्जॉर्ब्ड फूड सेंड टू ए लॉन्ग इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल्व्स एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। जो हमने खाना खाया उसके बाद एब्जॉर्ब जो नहीं हुआ, अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट था, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, इसकी वॉल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और बचा हुआ वेस्टेज जो होगा, ठीक है, वॉल ने तो एब्जॉर्ब कर लिया वाटर, और बचा हुआ जो भी वेस्टेज होता है वो वेस्टेज एनस के थ्रू बाहर हो जाता है बॉडी से। क्लियर है। इस तरह से फूड का डाइजेशन हो गया हमारा कंप्लीट, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कंप्लीट। स्टूडेंट लाइफ को सरवाइव करने के लिए लाइफ प्रोसेस में ये 4 चीज़ें होती हैं। इसमें से हमने न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा, न्यूट्रिशन में हमने इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा, फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस को पढ़ा। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे हम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। तो रेस्पिरेशन यानी सिर्फ सांस लेना नहीं होता है, ये एक प्रोसेस होता है। देखिए क्या होता है इसमें, इसे देखते हैं हम। तो जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इट इन्वॉल्व ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज कंबाइन होके
ऑर्गेनिज्म सेल के लिए क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज कंबाइन ऐड होके क्या बनाते हैं, एनर्जी। और इसमें इन्वॉल्व होती है ब्रीथिंग, यानी हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं। और ये दो टाइप का होता है रेस्पिरेशन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, दूसरा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन और इनएरोबिक रेस्पिरेशन में पहला देख रहे हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी का प्रोड्यूस होना एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है ऑक्सीजन की कमी में या एब्सेंस में, उसको हम बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले होता है हमारे पास ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। ये जो ग्लूकोज होता है यही क्या है, फूड है हमारा। ये फूड जो है सेल में होता है, इसके अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म में जाता है तो ये पायरूवेट और एनर्जी में डिवाइड हो जाता है। ये पायरूवेट क्या होता है, ये पायरूवेट का फॉर्मूला यहाँ मैंने लिखा है C3H4 और O3, इसे हम बोलते हैं पायरूवेट। अब इसकी रिएक्शन दो तरह से होती, तीन तरीके से होती है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन्स है ना, इसमें ये एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है। पायरूवेट जब एब्सेंस में वर्क करता है तो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है। एथेनॉल का फॉर्मूला आता है C2H5OH, ठीक है। तो पायरूवेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है, ठीक है। तो अब इसका हमें एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये होता है ईस्ट। यीस्ट को हम खमीर भी कहते हैं हिंदी में, है ना। ये एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है जो फंगाई फंगाई फैमिली का मेंबर होता है, ठीक है। इसका यूज़ जो किया जाता है वो इसका जो फर्मेंटेशन किया जाता है वो ब्रेड वगैरह जो आप देखते हैं, केक वगैरह खाते हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा वो इतने सॉफ्ट होते हैं। वो सॉफ्ट क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें ईस्ट डाला जाता है। ये जो ईस्ट होता है वो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है और वो ऑक्सीजन बबल्स के रूप में बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये हमारा पायरूवेट हो गया पहला। अब दूसरा जो पायरूवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क करता है, रिएक्शन करता है, तो ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाता है। लैक्टिक एसिड और एनर्जी। अब ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, तो ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ C3H6O3। ये लैक्टिक एसिड होता है, ये लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। इसका हम एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल होता है मसल्स सेल। जब आपने देखा होगा कभी भी आप हार्ड वर्क करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मसल्स क्या करने लग जाते हैं, क्रैम्प्स करने लग जाते हैं। मसल्स क्या होते हैं, दर्द करते हैं। वो किस कारण से कर रहे हैं, वो लैक्टिक एसिड के कारण कर रहे हैं। पायरूवेट जो है लैक्टिक एसिड में ब्रेक हो रहा है। क्लियर है, समझ में आया। अब देखते हैं पायरूवेट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है, ठीक है। तो ये जो पायरूवेट है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। स्टार्टिंग में ये जो दोनों देखे हम एनारोबिक के एग्जाम्पल्स थे, ये एरोबिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6 में होता है। ये जब साइटोप्लाज्म में जाता है तो ये पायरूवेट और एनर्जी बनाता है ना। ये पायरूवेट और एनर्जी बनाता है। ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन करके वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी बनाती है। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इससे क्या होता है देखते हैं। देखो ये पॉइंट दिया है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP। इस प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज होती है ये एनर्जी को सिंथेसाइज करती है ATP के फॉर्म में, ठीक है। ये एनर्जी को ATP के फॉर्म में सिंथेसाइज करती है। अब ये ATP क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है, जिसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्लियर। तो ये ATP के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है। अभी हमने रेस्पिरेशन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ली। अब हम देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका ये डायग्राम बना हुआ है पर हम पहले इसे पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन
Oxygen rich air is taken into the body through the nose. The air is filtered by tiny hairs present in nose. From nose, the air passes through the throat to lungs. ऑक्सीजन जो होती है वो रिच्ड ऑक्सीजन जो होती है वो बॉडी के अंदर जाती है नोज से, ठीक है। नोज से हम रिच्ड एयर यानी काफ़ी एयर को लेते हैं बॉडी के अंदर, तो और ये जो एयर होती है ये फ़िल्टर हो जाती है हमारे नाक के अंदर जो हेयर प्रेजेंट्स होते हैं उससे ये एयर फ़िल्टर हो जाती है। फ़िल्टर होने के बाद ये पास होती है थ्रोट टू लंग्स, गले से होके ये लंग्स में चली जाती है ना। ये जो एयर है पास होने के बाद थ्रोट से लंग्स में जाती है, ठीक है। तो देखते हैं डायग्राम से समझते हैं इसे। ये हमारी नोज़ है, यहाँ से हमने रिच्ड एयर ली और इसमें जो हेयर है इन्होंने इसको क्या कर दिया, फ़िल्टर कर दिया। इसके बाद ये जाती है फेरेंक्स में। फेरेंक्स क्या होता है, ये जो माउथ वाला और नोज़ इसका जो कॉमन एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेरेंक्स बोलते हैं, ठीक है। ये फेरेंक्स से एयर जाती है नीचे, ये जाती है, उसके बाद फेरेंक्स से लेरेंक्स में पहुंच जाती है ये एयर। लेरेंक्स क्या है, लेरेंक्स हमारा साउंड रिकॉर्डर है ना, जहाँ से साउंड होता है। फिर इसके बाद ये चली जाती है नीचे ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया ये जो कार्टिलेज रिंग्स इसके ऊपर लगी रहती है जो इससे सिकुड़ने नहीं देती। फिर ये डिवाइड हो जाती है आगे जाके ब्रोंकाई में, है ना। दो ब्रोंकाइस में, ये हमारे लंग्स हैं, ये लंग्स के अंदर क्या लग रही है, ब्रोंकाइस लग रही है। ये ब्रोंकाइस आगे फर्दर डिवाइडेड हो जाती है ब्रोंक्योली में, ठीक है। जब ये ब्रोंक्योली में डिवाइड हो जाती है तो इसके ऊपर लगे होते हैं एवोली, ठीक है। अब देखते हैं हम इन लंग्स द एयर पासेस डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स एंड फाइनली रीच टू एल्वेओली। जो ये लंग्स के अंदर क्या है, लंग्स डिवाइड, जो एयर आई है वो डिवाइड हो गई है दोनों लंग्स के अंदर स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर, जिसमें क्या लगी है, एवियोली लगी। एवियोली इस तरह की होती है, ये बैलून टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके ऊपर ये इसके जस्ट ऊपर लगे थे ब्लड वेसल्स। एवियोली का इट इज़ ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड ए सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द वॉल ऑफ द एवियोली कनेक्ट विथ ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, एक्सचेंज करता है गैसेस को, है ना, एक्सचेंज करता है गैसेस को। और इसकी जो एवियोली होती है ये कनेक्टेड होती है, इसकी वॉल के ऊपर क्या लगे होते हैं, ब्लड वेसल्स लगे रहते हैं। ये दिख रहे हैं आपको, ये ब्लड वेसल्स इसके ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, एवियोली है इस पर, ये देखो, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है, यहाँ ब्लड वेसल्स लगे हुए हैं और इसके सरफेस में क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है जो हमने ली थी। तो ये ऑक्सीजन इन ब्लड वेसल्स में जाती है और ये ब्लड द ऑक्सीजन डिजोल्व इन हीमोग्लोबिन फ्रॉम एवियोली एंड कैरिड फ्रॉम द लंग्स टू सेल इन ऑल और बॉडी पार्ट्स। जो ऑक्सीजन होती है डिजोल्व हो जाती है हीमोग्लोबिन में, किससे, एवियोली से, और इनसे लंग्स के में चली जाती है। ये ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू सेल के बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड वेसल्स के थ्रू चली जाती है, ठीक है। और जो इसके अंदर ब्लड होता है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है एवियोली से, है ना। इन्हीं वेसल्स के थ्रू इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली जाती है और ये ब्रोंक्योली से, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोंक्योली से ब्रोंकाई में और ब्रोंकाई से ट्रेका में, और इसी तरह से नोज़ के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ये एवियोली इसमें से क्या करता है, ऑक्सीजन को निकाल के ब्लड में मिला देता है और ब्लड उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वापस निकाल देता है बाहर। इस तरह गैसों का एक्सचेंज हो जाता है और यही हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है तो वो ब्लड हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होने लग जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा गैसियस एक्सचेंज ऑकर इन प्लांट्स थ्रो, ठीक है। इसके अंदर एक तो गैसीय एक्सचेंज होता है प्लांट के अंदर, ये 3 तरह का होता है। एक 3 तरह से होता है, ये होता है स्टोमेटा इन लीव्स, है ना। ये जो प्लांट है इनकी लीव्स में क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये स्टोमेटा क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से CO2 को लेते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा क्या कर रहा है, CO2 को इन्वायरमेंट से लेगा, ठीक है, इनहेल कर रहा है, और इसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंस है उसको एक्सहेल कर देता है, ठीक है, ऑक्सीजन को एक्सहेल करता है, ठीक है। ये यानी गैसों का एक्सचेंज कर रहा है। किस तरह से हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है गैसों का, ठीक है। तो इस तरह से गैसों का एक्सचेंज इसमें होता है।
जो सेकंड होता है हमारा है लेंटिसिल्स इन स्टीम, यानी जो ये तना होता है इस तने से भी गैसों का एक्सचेंज किया जाता है ना, इन तनों से भी गैसों का एक्सचेंज होता है, इसको कहते हैं हम लेंटिसिल्स इन स्टेम्स। इसके बाद तीसरा है सरफेस ऑफ रूट्स, जो प्लांट होते हैं उनकी रूट्स होती हैं, है ना, इनकी रूट्स का जो सरफेस है वो भी क्या करता है, गैसों का एक्सचेंज करता है। इस तरह से तीनों तरह से ये प्लांटों में गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। इसका नेक्स्ट पार्ट है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन एंड यूज देम विद ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। जो रेस्पिरेशन होता है उसके दौरान ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट किस में, और यूज़ करते हैं उसको ग्लूकोज के साथ क्रिएट करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी। जो ऑक्सीजन होती है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड H2 और एनर्जी बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी बनाती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6। ये ग्लूकोज ने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी इसमें रिलीज़ हो रही है। ये बिल्कुल जो प्रोसेस है ना, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस का जस्ट रिवर्स होता है। फोटोसिंथेसिस क्या था कि CO2 और H2O रिएक्शन करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्या बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। अब देख लो आप, ये CO2 और H2O से क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और यहाँ क्या हो रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन से क्या मिल रहा है हमें, CO2 और H2O। तो ये बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का जस्ट रिवर्स होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो ये प्रोसेस इसका जस्ट रिवर्स होता है। अब लाइफ प्रोसेस में हमने न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा सबसे पहले, इसके बाद हमने सेकंड पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसका थर्ड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, हम इसे पढ़ने वाले हैं, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जो ब्लड बना उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो ब्लड इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस, इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम दोज सेम सेल्स। जो ब्लड होता है ह्यूमंस के अंदर, जो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को सेल्स में और ट्रांसपोर्ट करता है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से बाहर निकाल देता है। ठीक है, यानी ये जो ब्लड होता है ये ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू किया जाता है। इसके कंपोनेंट देख लेते हैं। इसके मेन कंपोनेंट चार हैं, तो इन चारों को पढ़ लेते हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रेड ब्लड सेल्स, तीसरा है प्लेटलेट्स और चौथा है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इन कंपोनेंट को वन बाय वन पढ़ते हैं, इनके फंक्शंस देखते हैं। तो पहले प्लाज्मा, इट इज़ येलो कलर फ्लूइड, इट ट्रांसपोर्ट फूड, CO2 वेस्ट प्रोडक्ट ETC। ये जो प्लाज्मा है ये येलो कलर का फ्लूइड होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालता है। ठीक है, ये प्लाज्मा के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट इसमें रेड ब्लड सेल, इसको हम शॉर्ट में RBC, इसे हम RBC भी कहते हैं रेड ब्लड सेल को। इट कंटेन हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। इसके अंदर जो RBC होता है उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। थर्ड है प्लेटलेट्स दीज हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कभी लग जाए कर जाए तो इसमें से ब्लड बहता है तो ये क्लोट बना देते हैं, उसको जमा कर देते हैं ताकि ब्लड नहीं बहे। ये वर्क करते हैं हमारे प्लेटलेट्स करते हैं। ठीक है, इस प्लेटलेट्स के बाद है हमारा नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये वाइट ब्लड सेल्स को हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो वाइट ब्लड सेल्स को लिखा जाएगा WBC। ठीक है, इसे हम बोलते हैं WBC। इसका रोल क्या है, फंक्शंस क्या है इसके, दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस एंड जर्म्स। ये जो WC होते हैं ये हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस और जर्म्स को क्या करते हैं, इससे फाइट करते हैं,
है ना, यानी ये हमारे इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। तो WBC इम्यून सिस्टम को बनाते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह को फिनिश करते हैं। तो ये हमारे मेन कंपोनेंट थे ब्लड के। अब ये जो ब्लड है ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है ह्यूमन के अंदर, तो ये ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली नहीं हो सकता। इसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए या तो कोई प्रेशर चाहिए या फिर पंप की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन, जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट होगा वो कैसे होगा? द हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स, है ना। ये जो इसके लिए मेन फंक्शन क्या है? हार्ट है, जिसे हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। ये हार्ट पंप करता है ब्लड को। तो हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट क्या है? ये एक डायग्राम भी दिया हुआ है, आपकी पिक वाला ही डायग्राम है। तो इस डायग्राम को समझते हैं हम, ठीक है। तो हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन। It have two sides separated by muscular wall. It have 4 chambers, left atrium, left ventricle and right ventricle. हार्ट जो होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसमें 2 साइड्स होती हैं जो सेपरेटेड होती है मस्कुलर वॉल से, है ना। ये हार्ट है, इसके 2 साइड्स हैं। ये एक साइड हो गई, वो ये सेकंड साइड हो गई। इसको जो अलग करने वाली वॉल है वो मस्कुलर वॉल कहलाती है। ये जो वॉल है इन दोनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम डिवाइडिंग वॉल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर 4 चेम्बर होते हैं हार्ट के अंदर, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स। क्लियर? ये जो हार्ट है ये वाला पार्ट है हमारा लेफ्ट राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल्स कहलाता है, ठीक है। ये हार्ट के जो राइट साइड है तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, और जो ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट एट्रियम, ये ऊपर वाला पार्ट लेफ्ट एट्रियम है, नीचे वाला पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब हम देखते हैं कि ये हार्ट है ये वर्क कैसे करता है। हाउ हार्ट वर्क कैसे करता है ये हमारा हार्ट। तो इसमें पढ़ते हैं अब हम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन के साथ नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, तो वो ब्लड जाता है राइट एट्रियम में, ठीक है। तो ये राइट एट्रियम में जाता है कैसे? देखो ये वेना केवा है, वेना केवा से ये ब्लड आया जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये लोअर फ्रॉम बॉडी है ना, फ्रॉम लोअर बॉडी से ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड और ये राइट एट्रियम में आ गया। इसी तरह वेना केवा से फ्रॉम अपर बॉडी से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। तो इस तरह से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ जाता है। राइट एट्रियम में जमा होने के बाद विच देन पम्प्ड टू योर लंग्स बाय राइट वेंट्रिकल थ्रू आर्टरीज। अब ये एट्रियम में आ जाता है। एट्रियम में आने के बाद ये वाल्व है, ये वाल्व खुलता है। ये वाल्व खुलते किस में जाता है? राइट वेंट्रिकल्स में, और लंग्स में पंप होके लंग्स में चला जाता है, ठीक है। तो जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज से वेंट्रिकल में आता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये वाल्व खुला और किस में आ गया? राइट वेंट्रिकल में। कैसे खुला? कि जब ये हार्ट में नीचे से क्या हुआ, ये फैलते ही ये वाल्व खुल गया, ये ब्लड इसके अंदर वेंट्रिकल्स में आ गया। वेंट्रिकल में आने के बाद ये हार्ट सिकुड़ता है पंप करते समय, तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं। वाल्व बंद होने के बाद जो ये ब्लड है पंप के थ्रू कहाँ चला जाता है? ये लंग्स में चला जाता है ना। पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स में चला जाता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया? आर्टरीज में चला गया। फिर वेयर इट ड्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरी ऑक्सीजन। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था इसमें क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है लंग्स में, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन को ले आता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया? डी ऑक्सीजनाइड ब्लड ऑक्सीजनाइड। तो देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू वेन्स विच देन पम्प टू बॉडी पार्ट्स बाय लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू ओरटा। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है थ्रू वीन्स से किस में आता है? लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिल चुकी है। इसके बाद ये पंप होने लगता है, हार्ट पंप होता है, तो ये वाल्व खुलता है और वाल्व खुलने से क्या है? ये वेंट्रिकल में आ जाता है ना। ये लेफ्ट एट्रियम है। पल्मोनरी वेन्स से किस में आया? लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम में वाल्व खुला तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया ये ब्लड। तो ये जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड था ऑक्सीजनेटेड, तो हार्ट हमारा क्या हुआ? एक्सपेंड हुआ, तो ब्लड किस में आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ गया। फिर पंप होने के कारण हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये जो वाल्व बंद हो जाता है और इसमें जो ब्लड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में ओरोटा से बॉडी की तरफ चला जाता है, ठीक है।
ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो एरोटा से पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह से हमारे हार्ट वर्क करता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इस पेज पर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन एक बार और देख लेते हैं हम। तो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा किससे आया था? वीना केवा से हमारे राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम में वाल्व खुला, वाल्व खुलने से ये ब्लड किस में गया? राइट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ हार्ट ने पंप किया, हार्ट ने पंप करने से क्या हुआ? ये लंग्स में चला गया, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला गया। यहाँ इसको ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन मिलने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया और पल्मोनरी वीन्स से किस में आया? लेफ़्ट एट्रियम में आ गया, हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम से। फिर वाल्व खुला यहाँ पर और वाल्व खुलने से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ़्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया और ये हार्ट के पंप होने से ओरोटा के थ्रू होते हुए हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, फिर ये वापस से यहाँ ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है इसमें। तो ये ब्लड वापस से इसी प्रोसेस वेना केवा से होते हुए हार्ट के राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम में, फिर पंप के द्वारा लंग्स में, है ना, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर राइट एट्रियम, फिर लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल और फिर इसके बाद एरोटा से बॉडी में। तो इस तरह से हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स दो होते हैं, आर्टरीज और वीन्स। आर्टरीज और वीन्स क्या होते हैं? आर्टरीज के बारे में पढ़ते हैं। दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। दीज आर थिक एंड इलास्टिक। द स्मॉलेस्ट वेसल्स विच आर 1 cell थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। जो आर्टरीज होती हैं ये क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं हार्ट से बॉडी पार्ट में। पर यहाँ एक एग्जेम्पशन है, एक ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, बाकी सभी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जितनी भी आर्टरीज होती हैं। और ये जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ बहता है? आर्टरीज में। तो आर्टरीज होती हैं, दीज आर थिक एंड इलास्टिक। ये थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। ठीक है, इलास्टिक होती है यानी ये मूव कर सकती हैं इजीली, है ना, फोल्ड भी हो जाती हैं। तो और इसके बाद इसमें आए कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या हैं? द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैं विच आर 1 cell थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। ये एक सेल की जितनी मोटी होती हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं हम? कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, तो आर्टरीज आपको समझ में आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, थिक होती है, इलास्टिक होती है और इसमें क्या होती है? स्मॉलेस्ट वेसल जो होती है उसको कैपिलरी कहा जाता है। अब हम वीन्स के बारे में पढ़ते हैं। वीन्स क्या है? वीन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन। दीज आर थिन एंड लेस इलास्टिक। वीन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं कहाँ से? बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी वीन होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है, तो वीन्स जो होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं कहाँ से? बॉडी से हार्ट की तरफ। और ये जो वीन्स होते हैं ये थिन होते हैं और लेस इलास्टिक होते हैं, है ना, ये लेस इलास्टिक होते हैं, मुड़ते कम हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ आर्टरीज और वीन्स, ब्लड वेसल्स। ये हमारे थे ब्लड वेसल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे लम्प्स के बारे में। लम्प्स क्या हैं? दिस इज़ ऑल्सो ए ट्रांसपोर्ट फ्लूइड। द pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intercellular space in the tissue to form the lymph. जो ये लिम्फ होते हैं, लिम्फ भी ट्रांसपोर्टर होते हैं। इसमें ये भी ट्रांसपोर्ट फ्लूइड जैसे होते हैं ना, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो क्या होता है, जो कैपिलरी होती है उनमें पोर्स होते हैं यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छेद होने के कारण ब्लड क्या है, ब्लड का कुछ अमाउंट जो है और प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स क्या हो जाते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं, है ना, ये बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के बाद सेल की चारों ओर जमा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, ये जो सेल्स हैं अब वो ब्लड निकल जाता है और इन सेल्स के बीच में जमा हो जाता है, इन्हीं को हम लिम्फ कहते हैं। यहाँ पर प्रोटीन, प्लाज्मा और ब्लड जमा हो जाता है इन सेल के बाहर,
है ना। तो इन सेल के बाहर यहाँ पर ब्लड जमा हो जाता है, प्रोटीन और ब्लड और प्लाज्मा जमा हो जाता है, इन्हीं को हम कहते हैं लिम्फ। ये लिम्फ जो होते हैं कलरलेस होते हैं, और लिम्फ क्या करते हैं, लिम्फ एब्जॉर्व करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं फैट को फ्रॉम इंटेस्टाइन में। ये जो ब्लड बना इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, एब्जॉर्व करके ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कहाँ पर, इंटेस्टाइन में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पर इसे भेज देते हैं, ठीक है। और इट ड्रेन अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म, ये ड्रेन अवे करते हैं किसको, जो एक्सेस हो जाते हैं मेटाबॉलिज्म के टिश्यूज़ को, ठीक है। तो इनको ये ड्रेन करने का काम भी करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देर आर टू ट्रांसपोर्टर टिश्यू इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर दो ट्रांसपोर्टर टिश्यू होते हैं, एक तो होता है जाइलम, एक होता है फेलोम, ठीक है। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो जाइलम के बारे में देखते हैं पहले। जो जाइलम होता है, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट्स टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट्स। ये जाइलम क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ से, फ्रॉम रूट से प्लांट के हाईएस्ट पॉइंट तक वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम जाइलम करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो वाटर और मिनरल्स हैं हम रूट्स में डालते हैं और वो पूरी प्लांट्स के टॉप तक चला जाता है। इसको ले जाने का जो वर्क कर रहा है वो जाइलम। इट ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड्स, ये एक जाइलम जो होता है सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर सकता है अपवर्ड, नीचे से ऊपर ही ले जाने का काम करेगा, ठीक है। अपवर्ड ही ले जाएगा, अपवर्ड से डाउनवर्ड नहीं आता है। और देखते हैं, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपायरेशन। ये जो है ट्रांसपायरेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ये आपके ट्रांसपायरेशन नीचे लिखा हुआ है, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं फेलोम को। फेलोम क्या होते हैं, इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को लीव्स से प्लांट के अदर पार्ट में, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को लीव्स के अदर पार्ट में, खाने को ले जाते हैं। इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। फिल्म जो होते हैं ये अपवर्ड भी ले जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अपवर्ड भी कर सकते हैं और डाउनवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरह का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है लीव से अदर पार्ट तक, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। अब हम ट्रांसपायरेशन को भी देख लेते हैं। ट्रांसपायरेशन, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ लूज ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर जो लूज हो रहा है वेपर की फॉर्म में, वो निकल कहाँ से जाता है, फ्रॉम एरियल पार्ट से, प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर वेपर का निकलना क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। क्लियर है? तो ये आपसे एग्जाम में इन दोनों के डिफरेंस भी पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह से इनके डिफरेंस को भी बता सकते हैं। क्लियर है? और ये ट्रांसलोकेशन क्या है और ट्रांसपायरेशन क्या है ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन हुआ प्लांट्स में। तो लाइफ प्रोसेस में हमने अभी तक पढ़ा न्यूट्रिशंस के बारे में, फिर रेस्पिरेटरी के बारे में, और अभी हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में। इसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन देखा है ना, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में देखा, साथ साथ हमने प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन देखा। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखने वाले हैं एक्सक्रिएशन, ठीक है। तो एक्सक्रिएशन के बारे में हम देखेंगे। एक्सक्रिएशन क्या, द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडी जनरेट्स मैनी काइंड ऑफ वेस्ट। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी की, जो जनरेट करती है कई तरह के वेस्ट को। हमारी बॉडी में हम खाना खाने के बाद कई सारे वेस्टेज भी बनते हैं, ठीक है। तो ये जो वेस्टेज होते हैं, तो ये एक प्रोसेस होता है, इसमें ये जो वेस्टेज होता है इसको रिमूव किया जाता है हमारी बॉडी से, है ना। तो ये इसी को कहा जाता है एक्सक्रिएशन कहा जाता है, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हुई, इसके अंदर जो वेस्टेज बने, कौन कौन से वेस्टेज बने वो देखते हैं। मेटाबॉलिक वेस्टेज क्या हैं,
एक तो होते हैं इसके अंदर डाइजेस्टिव वेस्टेज होते हैं, ठीक है, हमने खाया उसमें जो नहीं पचा वो पार्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव वेस्टेज कहलाता है, ठीक है। तो इसको बाहर निकाला जाता है, इसे एक्सक्रिएशन ही कहेंगे। इसी तरह से दूसरा हमने देखा रेस्पिरेटरी वेस्टेज, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी वेस्टेज। तो रेस्पिरेटरी वेस्टेज में हमने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, तो ये जो अननेसेसरी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में थी तो इसको हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा वेस्टेज को बॉडी से रिमूव किया। तो ये भी एक्सक्रिएशन ही, ये भी मेटाबॉलिक वेस्टेज है और एक्सक्रिएशन में आता है, ठीक है। तीसरा नाइट्रोजनस वेस्टेज, हम नाइट्रोजनिक वेस्टेज को भी हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, जैसे फॉर यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर एक्सेट्रा, ये सभी नाइट्रोजनियस वेस्टेज कहलाते हैं। इन्हें भी बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है, ठीक है, ये सब हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो ये आपको समझ में आया एक्सक्रिएशन के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में। इसका एक डायग्राम भी बनाया जो आपकी बुक से लिया गया है, इसे बाद में समझेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये जो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है उसमें 2 किडनी होती है, यूरेटर्स होता है, यूरिनरी ब्लैड होता है और यूरेथ्रा होता है, ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। अब ये चारों चीज़ होती हैं इसमें। अब इनके क्या फंक्शंस होते हैं इसको भी हम देखते हैं। पहले किडनी क्या करती है? इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्टेज। ये ब्लड को फिल्टर करती है और वेस्टेज को रिमूव कर देती है, ठीक है। किडनी क्या करती है? फिल्टर करने का काम करती है ब्लड को। फिर इसके बाद है ना, तो इसके बाद नेक्स्ट आता है यूरेटर्स। ये यूरेटर्स क्या करता है? इट ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ये जो किडनी से यूरिन ब्लड ने फिल्टर किया यूरिन, तो इस यूरिन को कहाँ पहुँचा देता है? यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। किडनी से आने वाले यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर्स के द्वारा पहुँचा दिया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? इट स्टोर द यूरिन। ये यूरिन को स्टोर करके रखता है यूरिनरी ब्लैडर। फिर इसके बाद है यूरेथ्रा। ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी। यूरेथ्रा क्या करता है? जो ट्रांसमिट हुआ यूरिन जो ट्रांसमिट हुआ उसे आउटसाइड द बॉडी के से बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये यूरेथ्रा का वर्क होता है। चलिए इसे डायग्राम से समझते हैं। ये एक किडनी है, ये दूसरी किडनी है ना। तो इसमें जो ब्लड आता है वो रेनल आर्टरी से आता है जो एरोटा से जुड़ी होती है। ये रेड कलर की जो दिख रही है ये रेनल आर्टरी होती है। तो इस रेनल आर्टरी से ब्लड आया है इसके अंदर किडनी में, इधर भी आएगा और इस किडनी में भी आएगा। तो दोनों तरफ रेनल आर्टरी है तो दोनों तरफ ही इसमें ब्लड आ जाता है। जब इसके अंदर ब्लड आ जाता है तो ब्लड इसको क्या करता है? इसको रिमूव कर देता है इसमें से यूरिन को, और ये रेनल वीन्स के थ्रू चला जाता है। बाकी का जो ब्लड बचा वो चला जाता है रेनल वीन के थ्रू, है ना। और जो हमारे पास यूरिन फिल्टर हुआ है, ये यूरिन जाता है इस यूरेटर के थ्रू। ये यूरेटर, ये जो पाइप दिख रहा है आपको, ये यूरेटर कहलाता है। इसके थ्रू ये यूरिन इसमें से निकल के कहाँ जमा हो जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। दोनों किडनियों में से ही लगे होते हैं ये यूरेटर्स। तो ये यूरेटर क्या करते हैं? यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ले आते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और ये जब स्टोर हो जाता है इसके बाद ये लास्ट में यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम था। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये किडनियाँ यूरिन को फिल्टर कैसे करती हैं, यानी इसमें क्या होता है? तो किडनी हैव ए फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। जो किडनी होती है उसके अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट होती है एक नेफ्रॉन्स। इसके अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ये नेफ्रॉन्स ही फिल्टर करने का वर्क करते हैं। चलिए इसे समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेफ्रॉन्स के बारे में हम पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो नेफ्रॉन्स जो होते हैं, नेफ्रॉन्स आर फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब विच इज़ कनेक्टेड टू डक्ट एंड ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज़ वोमेन कैप्सूल, ठीक है। नेफ्रॉन जो होते हैं वो फिल्टर करते हैं, ठीक है। यानी किडनी की जो फिल्टर यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन है, जैसा कि मैंने प्रीवियस पेज पे भी बताया। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ट्यूब होती हैं, ठीक है। ट्यूब होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं एक डक्ट से, और एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल, ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल।
ठीक है, इन्हें कहते हैं हम वोमेन कैप्सूल। और ये इसके साथ ट्यूब कनेक्टेड होती हैं इस तरह से, ठीक है, ये ट्यूब कनेक्टेड होती हैं, इसे हम ट्यूबुलर पार्ट भी बोलते हैं। ये ट्यूब के ऊपर हमारे पास कैपिलरीज भी लगी होती है, ब्लड की कैपिलरीज भी इसके ऊपर लगी होती हैं। अब ये नीचे तक आता है, फिर ये यू शेप में हो जाती है। तो जब ये यू शेप में हो जाती है इसको बोलते हैं हैनली लूप्स, हैनलेस लूप कहते हैं। अब ये इसके बाद इस डक्ट से कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था और इसके हमने पार्ट्स को समझा कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये डक्ट्स होती हैं, ये डक्ट्स, ठीक है, इस तरह से। इससे कई सारी इसमें नेफ्रॉन्स जुड़े होते हैं, ये जो दिख रहे हैं ना खाली खाली से, इससे कई सारे नेफ्रॉन्स इसमें जुड़े होते हैं। वोमेन कैप्सूल के बारे में देखते हैं। इट फिल्टर्स ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन। ये जो वोमेन कैप्सूल होता है ये हमारे ब्लड को कलेक्ट करता है, ब्लड में से फिल्टर करता है यूरिन को, ठीक है। ये जो ब्लड आता है ये रेनल आर्टरी से, ये रेड कलर की है जो रेनल आर्टरी है, इससे इसमें ब्लड आता है वोमेन कैप्सूल में। और वोमेन कैप्सूल के अंदर इसका क्या किया जाता है, इसमें से यूरिन को कलेक्ट किया जाता है। यूरिन के साथ साथ इसमें कई सारी चीज़ें भी कलेक्ट हो जाती हैं, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर, इन कई सारी चीज़ों को ये वोमेन कैप्सूल क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब हुआ चीज़ें ये आगे बढ़ती जाती हैं और ट्यूब्स के थ्रू कहाँ चली जाती हैं, हैनलीज लूप में चली जाती हैं, हैनलीज लूप में, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ से जाती हैं और ये चली गई हैनलीज लूप। हैनली लूप्स क्या करता है, री ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वाटर। हैनलीज लूप क्या करता है, री एब्जॉर्ब करने लग जाता है ग्लूकोज, एमिनो एसिड और वाटर को, ठीक है। इसमें जो हमारे बॉडी को जितनी भी ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर की ज़रूरत है इनको वापस से निकाल लेता है इसमें से बाहर, है ना, और इन कैपिलरीज के थ्रू वापस बॉडी में चला जाता है, ठीक है। और जो बचा यूरिन, वो यूरिन इन ट्यूब्स के थ्रू यूरेथ्रा में, और ये यूरेथ्रा किससे कनेक्ट होती है, डक्ट से, तो ये डक्ट में चला जाता है और डक्ट कनेक्टेड होता है, इस डक्ट में आ जाता है यूरिन, और ये डक्ट के थ्रू किस में चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है ब्लड, ठीक है। ये लिखा है देन यूरिन एंटर इनटू यूरेटर थ्रू डक्ट्स एंड कलेक्टेड इन यूरिन ब्लैडर, ठीक है। जो ये यूरिन था वो इस डक्ट के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा अभी नेफ्रॉन्स के बारे में। तो आपको समझ में आया, नेफ्रॉन्स का पॉइंट्स क्लियर हुआ आपके दिमाग में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं एक्सक्रिएशन इन प्लांट। प्लांट में एक्सक्रिएशन कैसे होता है, वेस्टेज को बाहर कैसे निकलते हैं। तो प्लांट, ये इसमें 3 पॉइंट है। प्लांट रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। प्लांट में जो वेस्टेज है या ऑक्सीजन है, क्योंकि उसे फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन उसके लिए वेस्टेज है। तो ये प्लांट ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, किससे करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू रिमूव। नेक्स्ट है एक्सेस वाटर रिमूव थ्रू स्टोमेटा बाय ट्रांसपायरेशन प्रोसेस। जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट के अंदर वो रिमूव हो जाता है स्टोमेटा से। किस प्रोसेस से, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से। वेपर बन के ये वाटर जो एक्सेस यानी ज़्यादा वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है स्टोमेटा से, ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट है प्लांट ऑल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बाग्स। जो प्लांट होते हैं वो पुरानी पत्तियों को गिरा देते हैं, लूज कर देते हैं, और बाग्स यानी होता है पेड़ की छाल, उस छाल को भी बाहर निकाल देते हैं। तो ये इस तरह से एक्सक्रिएशन हो जाता है प्लांट्स का, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट किया एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हमने इस चैप्टर के सभी पॉइंट्सों को क्लियर कर लिया है। हमने जो भी सर्वाइवल होने के लिए 4 प्रोसेस थे उन चारों प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया। न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशंस और ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है फिनिश, ठीक है।